हेलो फ्रेंड्स, अब तक की क्लास में हमने देखा था सिटीजनशिप की, कैसे हमें सिटीजनशिप मिलती है और कैसे हमारे सिटीजनशिप का अंत हो सकता है। कौन से कार्य हम करेंगे तो हमसे हमारी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। तो अगला चैप्टर है हमारा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में आपको मूल अधिकार में पढ़ने में सबसे पहले ये समझना होगा कि इसका नाम मूल अधिकार क्यों है, फंडामेंटल। जैसे बॉडी का फंडामेंटल पार्ट क्या होता है, सेल होता है। इसका मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स, किस चीज से बना है। तो हमारे वो अधिकार जो हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी है उसको कहा जाता है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में क्यों लाया गया? क्यों? क्योंकि जब हम ब्रिटिशरों से लड़ रहे थे तो हमको एक चीज समझ में आया कि इंडिविजुअल का भी एक अपना गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए और उस जीवन में क्या चाहिए, उसको कुछ अधिकार चाहिए जो उसको गरिमापूर्ण बनाएंगे। तो हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। तो पहली बात ये कि हम फंडामेंटल राइट्स लिए कहां से? तो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने लिया है अधिकार बिल ऑफ राइट्स यूएसए से। ठीक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि फंडामेंटल राइट हमने कहां से अडॉप्ट किया है, तो वो है बिल ऑफ राइट्स से। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि फंडामेंटल राइट्स संविधान के किस भाग में है? तो वो भाग 3 में है और उसका अनुच्छेद 12 से 35 है। हम जब सिटीजनशिप पढ़ रहे थे तो हम पढ़े थे कि भाग 2 में सिटीजनशिप है और भाग 3 में जो है क्या है, मूल अधिकार है। अब मूल अधिकार जब भाग 3 में दी हुई है तो उसके कुछ आर्टिकल भी होंगे, उसके आर्टिकल है 12 से 35 तक। अब हमको मूल अधिकार मिला किसके खिलाफ है? जैसे आपको अधिकार मिलता है तो किसी चीज के लिए मिलता है, किसी के खिलाफ मिलता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि मूल अधिकार, तो सामान्य तौर पे या प्राइमरीली जो है हमको राज्यों के विरुद्ध अगेंस्ट द स्टेट मूल अधिकार मिले हुए हैं। अब मूल अधिकार जो मिले हुए हैं अगेंस्ट द स्टेट, अब बात यह है कि क्या ये चीज हमको न्याय योग्य है, यानी जस्टिशिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है कि नहीं है। जस्टिशिएबल होने का मीन्स ये है कि अगर आपके मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ये जस्टिशिएबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ, न्याय योग्य है। और ये जब भी आप मूल अधिकार है, इसका मतलब ये फंडामेंटल राइट है, तो जब इसका हनन होगा तो आप कहां जाएंगे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहां जाएंगे? डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हैं। इसका अर्थ यह निकलता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो हमारे मूल अधिकारों का क्या कर रहा है? संरक्षण कर रहा है। क्या कर रहा है? संरक्षण कर रहा है, गारंटी दे रहा है। तो गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई पूछ दे कि संरक्षण कौन करता है, तो हम उसका उत्तर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय, भारत की सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब एक चीज ये देखिए कि क्या मूल अधिकार हमारा जो है वो परमानेंट है। परमानेंट का मतलब कि कभी इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, कभी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता, तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, यानी जीने के अधिकार को छोड़ के और सजा के कुछ उपबंध को छोड़ के, आपका आर्टिकल कोई भी मूल अधिकार का वो सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होगी। वो क्या होगी? कि उसका निलंबन तो होगा लेकिन सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम होगा। कब होगा? जब राष्ट्रीय आपातकाल होगा तब होगा। और आर्टिकल 358 और 359 के तहत, 59 के तहत जो है आपका निलंबन किया जाएगा। लेकिन उसमें एक चीज ये देखना है कि 20 और 21 का कभी भी निलंबन नहीं होगा। आर्टिकल 20 और 21 आपको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अब देखिए, अब इससे एक चीज ये समझ में आया कि हमारा जो मूल अधिकार है वो क्या है? वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है इन द सेंस कि हमेशा नहीं रहेगा, ये सस्पेंड भी किया जा सकेगा। अब ये बताइए, क्या हमारा मूल अधिकार निरपेक्ष है? क्या इस पे कोई पाबंदी नहीं है? तो ऐसा नहीं है। मूल अधिकार भी जो है एक रिस्ट्रिक्शन के तहत है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए, तार्किक जो है रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। जैसे कि रात 10 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजा सकते। क्यों? क्योंकि रात 10 बजे के बाद अगर आप डीजे बजाते हैं तो किसी की नींद में आप क्या करेंगे? खलल डालेंगे। तो जब आप नींद में खलल डालेंगे, और ऐसा रिस्ट्रिक्शन क्या है? रीजनेबल है, बात सही भी है। तो ऐसी चीजें कि आपको निरपेक्ष अधिकार नहीं दिया गया है कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार दे दिए तो आप जो है ऐसी स्वतंत्रता अपनी फैलाने लगे कि दूसरों की स्वतंत्रता जो है उससे बाधित हो जाए। तो ऐसा काम नहीं करना है।
ठीक, तो हार्ट डीजे रात के 10 बजे के बाद अगर आप बजाते हैं तो आप सीधे जाएंगे जेल। अब समझना यह है कि मूल अधिकार जब हमारे संविधान में दिया गया तो कितने मूल अधिकार थे? तो जब ओरिजिनली बना हमारा संविधान तो उसमें 7 मूल अधिकार थे, ठीक, उसमें से एक मूल अधिकार को हटा दिया गया और वो मूल अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ठीक, अब संपत्ति के अधिकार को जब हटाया गया तो इसका एक आर्टिकल होगा यहाँ पे, तो किस संविधान संशोधन के तहत उसको हटाया गया और संपत्ति के अधिकार का क्या था, जब हम ये पढ़ेंगे तो उसको पढ़ते हैं। पहले आप 6 जो अभी हैं उसको समझ जाइए। तो राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार ये है कि आप सभी समान हैं, इसके लिए संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं और वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि समानता के अधिकार में कितने आर्टिकल आते हैं, या उन 5 आर्टिकलों को बताइए जो समानता के अधिकार में आते हैं। तो 14, 15, 16, 17, 18 ये हो गया आपका। अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आता है आपको 19 से लेके 22 तक। ये हमको बताता है कि कितने तरीके की कैसी स्वतंत्रता मिली हुई है। अब समस्या ये है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आप इसके बीच के आर्टिकल को भी ऐसे चुनेंगे। 2 तरीके से सवाल पूछ सकता है, एक कि सेम आर्टिकल में क्या लिखा है, या ये पूछ सकता है कि आर्टिकल 19 कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता का है, समानता का है। इस तरीके से भी एक क्वेश्चन पूछता है। अब अगला क्वेश्चन इस तरीके से क्या बनेगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत जो है, जब आप प्रियम्बल पढ़ रहे थे तो पंथ निरपेक्ष राज्य है, और पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या मतलब होता है कि वो किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। तो जो चीज हम यहाँ बता रहे हैं वो सेम चीज नीचे भी लागू होगी। मतलब अगर आपसे आर्टिकल 27 पूछ ले कि 27 अधिकार है स्वतंत्रता का, शोषण का, समानता का, धर्म का, क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है, तो आप बताएंगे कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक, अब देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी, ये है हमारा 29 और 30। अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार, और ये है हमारा आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 को आप यहां पढ़िए, देखिए क्या है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये क्यों जरूरी है और ये सबसे जरूरी क्यों हम कह रहे हैं? मान लीजिए कि आपके मूल अधिकार का हनन हुआ तो भाई उसका कोई उपचार चाहिए ना। अगर उपचार नहीं होगा तो इस मूल अधिकार का कोई अर्थ है नहीं है। आप चाहे कितना भी अधिकार दे दीजिए, अगर उसके अधिकार हनन पे आप उसका संरक्षण न कर पाए, उसका उपचार न कर पाए, तो फिर वैसे अधिकार किस काम के? इसी वजह से बाबा साहेब अंबेडकर इसको संविधान की आत्मा कहते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए किसके अनुसार? बी आर अंबेडकर के अनुसार। बी आर अंबेडकर के अनुसार 32 क्या है? संविधान की आत्मा है। और अगर ऐसे संविधान की आत्मा पूछे तो हमने क्या बताया था? प्रस्तावना। ठीक, तो क्यों कह रहे हैं बी आर अंबेडकर की ये जो है संविधान की आत्मा? इस वजह से कह रहे हैं कि बिना उपचारों के अधिकार बेकार है। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर पेपर में इससे 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। वो आप वनडे एग्जाम दीजिए, स्पेशली पीसीएस और यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझ के पढ़िए कि किस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन होता है। अगर आप एक चीज देख लेंगे, आप पढ़ते, मैं कुछ अलग नहीं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आप ये समझ जाएंगे कि क्वेश्चन बनाता किस तरीके से है और किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार में जो है यही बताया गया है कि अगर आपके कुछ मूल अधिकार को कोई इन्फ्रिंज करे, कोई जो है उसका हनन करे, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसकी बात जो है आर्टिकल 32 में कही गई है। अब ये समझिए कि
मूल अधिकार जब इतना सब कुछ कहा गया तो उसके लिए कुछ स्पेशल जो है ये भी होगा, तो वो स्पेशल जो प्रोविजंस हैं कि क्या आर्टिकल 32 के थ्रू होगा, जब हम आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे तो उसको करेंगे। अब हमने बताया था राइट टू प्रॉपर्टी, जो 7वां है वो हटा दी गई। कौन सी? राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसका क्वेश्चन ये पूछता है कि जब ये हटाई गई, संपत्ति का अधिकार हटाया गया, तो किस अमेंडमेंट के तहत हटाया गया, हटा के कहां ले जाया गया, ये सारे सवाल बनते हैं और बहुतायत मात्रा में बनते हैं। ऑलमोस्ट अल्टरनेट ईयर्स पे ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आर्टिकल था पहले आर्टिकल 31, यहां पे मान लीजिए यहां पे आता होगा आर्टिकल 31, ठीक। अब इसको हटा के कर दिया गया है 300A, 300A। अब ये हमारा कौन सा राइट हो गया है? अब ये हमारा हो गया है लीगल राइट, विधिक अधिकार। क्या हो गया है? विधिक अधिकार। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, तो आप क्या बताएंगे कि संपत्ति का अधिकार जो है हमारा एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। अब अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि ये किस भाग में चला गया, ये पूछ सकता है ना भाई कि किस भाग में चला गया। तो इस चीज को आप खोज के हमको कमेंट में करेंगे कि 300A जो है किस भाग में गया है और ये किस अमेंडमेंट के तहत गया है, वो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। 44वां संशोधन अधिनियम 1978। ठीक, आपको दो आर्टिकल मैं कह रहा हूं संविधान संशोधन के, रट लीजिए। एक 42 जो 1976 में हुआ था और एक 44 जो 1978 में हुआ था। तो अब हम आर्टिकल्स वाइज फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे। और फंडामेंटल राइट को आर्टिकल वाइज पढ़ने का क्या मतलब है कि फंडामेंटल राइट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर आर्टिकल से एक साथ पूछ सकता है। जैसे कि किसी साल पूछ लिया 29 क्या है, किसी साल पूछ लिया 30 क्या है, किसी साल ये पूछ लिया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार बता दीजिए किस आर्टिकल्स में आते हैं, तो 23-24 इस तरीके से। इस वजह से हम फंडामेंटल राइट के मूल अधिकार के एक भी आर्टिकल को जो है आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला आर्टिकल हम जानते हैं कि अगर हमसे पूछ ले कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 12 से 35 तक। तो पहला आर्टिकल हमारा क्या होगा? आर्टिकल 12। अब आर्टिकल 12 की जब बात करते हैं तो इसमें परिभाषा दी गई हुई है किस चीज की? राज्य, स्टेट की। अब यहाँ जो राज्य है वो हमारे और आपके राज्य वाला राज्य नहीं है, यानी यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब है एक इंस्टीट्यूशन से, किससे? पूरे इंस्टीट्यूशन से। राज्य का मतलब यहाँ स्टेट का पॉलिटिकल साइंस वाला स्टेट है, जो कहता है जो आपके ऊपर राज करे वो राज्य। ठीक, तो अब आर्टिकल 12 में राज्य की क्या परिभाषा दी गई है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या दिया हुआ है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट ये दिया हुआ है कि वो चीज राज्य कहलाएगी हमारा कौन सा? पार्लियामेंट। भारत की संसद क्या कहलाएगी? राज्य कहलाएगी। और अब जो मैं कह रहा हूं विधान मंडल, ठीक। अब राज्यों की विधानमंडल, ये वाला स्टेट जो है यूपी बिहार से, ठीक। राज्यों का विधानमंडल भी स्टेट के तौर पे आएगा। और एक वो सारी अथॉरिटीज जो पब्लिक फंड से चलती, वो क्या कहलाएंगी? राज्य कहलाती। अब इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है? अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, बस एक क्वेश्चन ये पूछता है यूपीएससी और पीसीएस में स्पेशली कि राज्य की परिभाषा में क्या नहीं आता है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। भारतीय न्यायालय राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि राज्य की परिभाषा में क्या क्या आता है, ठीक। आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि 12 में क्या है, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। और एक चीज ये पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट है या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट स्टेट नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात का ध्यान क्या रखना है कि ये दोनों जरूर याद होने चाहिए कि पार्लियामेंट हमारा स्टेट है और राज्यों की विधानमंडल भी स्टेट है, ठीक।
अब आ जाइए 13 कहता है कि व्हाट इज लॉ। इसकी परिभाषा किसमें दी गई है? 13 दी गई है। विधि क्या है और विधि कैसे लागू होगी ये बताया गया। 13 में ये बताया गया है कि अगर कोई विधि मूल अधिकार से इंक्लाइन नहीं करती, मतलब मूल अधिकारों से अलग हट के चलती है, तो वो विधि क्या की जाएगी? कर्टन डाउन कर दी जाएगी, उसको जो है नहीं लागू किया जाएगा। ठीक, ये 13 में बात कही गई है। अब आ जाइए, अब हमको पढ़ना है जो हम 6 अधिकार पढ़े थे 14 से 18 तक, उसमें से पहला अधिकार समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी हमको क्यों लाना पड़ा? जब भारतीय समाज आजादी के बाद ये एक चीज देखा गया कि कई सारी रूढ़िवादी परंपराएं जो है भारतीय समाज में व्याप्त थी, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कहा कि जब तक भारत में नागरिकों के बीच समानता नहीं होगी तब तक आप नागरिकों का उत्थान नहीं कर सकते। और तो मूल अधिकार किस लिए लाए गए? नागरिकों के उत्थान के लिए तो मूल अधिकार लाए गए हैं। तो उत्थान कब होगा? जब आप सामान्य होंगे। तो सबसे पहले जरूरी ये था कि आपको कानून की नजरों में समान किया जाए। तो सबसे पहले दी गई हमको विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इसका मतलब ये निकल के कहां से आया है? तो ये निकल के आया है रूल ऑफ लॉ से। रूल ऑफ लॉ से मतलब इसका मतलब ये होता है कि नियम ही राजा होगा, नियम के आगे सब बराबर होंगे। एवरीबॉडी इज इक्वल किसके सामने? लॉ के आगे। पहले क्या होता था? राजा ही नियम होता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, नियम ही राजा है। सवाल एक और यहाँ पूछता है कि इस थ्योरी को प्रोपाउंड किसने किया, और ये थ्योरी भारत ने ली किससे? तो हमने ली किससे? इंग्लैंड से। और इंग्लैंड के ही एक दार्शनिक थे जिन्होंने इसको प्रोपाउंड किया, जिन्होंने इस थ्योरी को दी, उनका नाम था एबी डाइसी। एक क्वेश्चन ये पूछा। तो अब ये देखिए कि पहले विधि के समक्ष समता पढ़ने से पहले हमको क्या समझना है? रूल ऑफ लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ नियम का शासन जो होता है, ये कहलाता है कि नियम ही सर्वोच्च होगा और नियम के आगे सब बराबर होंगे, और यहीं से निकल के आती है विधि के समक्ष समता। इसका मतलब ये है कि लॉ जो है हमारे आपके बीच, अंबानी के बीच, गरीब अमीर, छोटी कदकाठी का, बड़ी कदकाठी का, या किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा। विधि के आगे सब क्या है? समक्ष सब समान है। अब दूसरी बात इसमें कही गई है कि विधियों का सामान्य संरक्षण। अब विधियों का सामान्य संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? अब देखिए एक परिस्थिति ये आती है कि किसी गरीब का, यानी मान लीजिए मेरा, अंबानी से क्या हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए किसी बात को लेके, और मेरे पास लॉयर हायर करने का पैसा नहीं है, तो विधि के सामान्य संरक्षण से जो हमें भारतीय संविधान ने दिया है, मैं एक चीज क्या पाऊंगा? वकील पाऊंगा। मतलब वो हमको उस तरीके से विधि ट्रीट नहीं करेगी जिस तरीके से अंबानी को ट्रीट करेगी। इससे निकल के आता है लाइफ शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइफ शुड बी ट्रीटेड अलाइक, और अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अनलाइक। असामान्य लोगों में असामान्य चीज और सामान्य लोगों में सामान्य, इस तरीके से आप विधियों का सामान्य संरक्षण पाते हैं और आपके साथ भेदभाव नहीं होता है। तो विधि के सामने बराबर होने के लिए ये सबसे जरूरी है। जब तक ये नहीं रहेगा कि आपका भी जो है बराबरी का हिस्सा रहे, अब जैसे मान लीजिए कि एक चीज ऊपर एक चीज नीचे, तो जब तक उसको बराबर नहीं करेंगे तब तक दोनों बराबरी आपस में बात कैसे रख पाएंगे? तो विधियों का सामान्य संरक्षण जो है इसी वजह से लाया गया कि सबकी बात बराबरी से सुनी जाए, तब तो आप जाके विधि के समक्ष समान होंगे। जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक समान कैसे होंगे? तो बराबर करने के लिए विधियों का सामान्य संरक्षण भी 14 में जोड़ा गया। और ये क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि रूल ऑफ लॉ अगर पूछे तो कहां जाना है हमको? इंग्लैंड। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट जो है, हमने क्या बताया कि हमको मूल अधिकार किसके खिलाफ मिला है? राज्य के खिलाफ मिला है। तो आर्टिकल 15 में कहता है कि राज्य जो है
इन 5 बातों के आधार पे हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगा। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, केवल इन बातों पे, केवल यानी ओनली, आर्टिकल 15, ठीक है। अब कर कौन रहा है, कौन नहीं डिस्क्रिमिनेट करेगा, कौन भेदभाव नहीं करेगा, स्टेट। और स्टेट की परिभाषा आपने कहां पढ़ी, 12 में, कि राज्य यानी भारत सरकार या केंद्र की सरकारें, राज्य सरकारें, ये जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगी। लेकिन एक चीज याद रखिए, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ, केवल इस आधार पे नहीं करेगा। वो 5 आधार क्या है, उसके अलावा वो भेदभाव कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा। और क्वेश्चन में हर बार पीसीएस और यूपीएससी इस तरीके से घुमाता है कि आपसे ये पूछे कि ओनली, ये इसके अलावा भेदभाव कर सकता है कि नहीं, तो कर सकता है। अब ओनली किस आधार पे, तो पहली चीज रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहां पैदा हुए, रिलीजन, आप किस धर्म को मानते हैं, कास्ट, आपकी जाति क्या है, सेक्स, आपका लिंग क्या है, यानी जेंडर के आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव सरकार नहीं कर सकती। यही बात आर्टिकल 15 में लिखी हुई है। अब ये 5 चीजों को आपको लेकिन याद रखना है, क्योंकि पूछता है। ओनली ऑन द ग्राउंड, मान लीजिए कूट बना दिया कि इन अधिकारों से भेदभाव कर सकती है, ठीक, और इन 5 को बाहर कर दिया, तो आप क्वेश्चन में फंसिए मत। आपको बस ये याद रखना है कि सिर्फ इन 5 बातों को छोड़ के सरकार हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। लेकिन कौन सी 5 बातें हैं जिसके ऊपर जो है सरकार हमसे भेदभाव नहीं कर सकती, तो नस्ल, जन्म स्थान, धर्म, जाति और लिंग के आधार पे हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या बात कही गई है कि आपने आर्टिकल 15 में पढ़ा कि 5 जो है आधार पे वो भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 16 कहता है कि सबको जो है सामान्य अवसर मिलेगा। अवसर की क्या होगी, समानता होगी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन कहां मिलेंगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में आपको जो है इक्वालिटी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर्स में इक्वालिटी की बात नहीं कही गई है, इसलिए आप जाके टाटा से देखेंगे कि नहीं हमारे संविधान में ये है, तो वो नहीं देंगे। हमको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता है। अब जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता है, तो वहां भी कहा गया है कि केवल इन आधारों पे भेदभाव नहीं होगा, बाकी आधारों पे होगा। तो इसमें से सिर्फ एक चीज और बढ़ा दीजिए आप, रेजिडेंस। रेजिडेंस के आधार पे आपको अवसर की समानता से नहीं रोका जाएगा। और 5 आप पहले ही पढ़ चुके हैं, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। अब ये चीज ये देखने वाली बात है कि रेजिडेंस को क्यों लाया गया। अब रेजिडेंस को इस वजह से लाया गया कि मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ गए और वहां कोई वैकेंसी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, आपने वहां फॉर्म डाला और वहां एक क्लॉज है कि छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को अलाउ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एक स्टेट के अंदर जो है सेडिशन जैसी भावनाएं भी आने लगेंगी। इस वजह से ये कहा गया कि रेजिडेंस जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपका नहीं माना जाएगा। आपको रेजिडेंस जो है आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बाधा नहीं होगी। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि रेजिडेंस का अगर जो क्लॉज है वो बनाएगा कौन। मतलब मान लीजिए कि अगर कहीं हम ये कहें कि आप इस जगह पे रहते हैं, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कि आप वहां पे नौकरी नहीं कर सकते, वो सिर्फ ट्राइब्स के लिए आरक्षित है, तो ऐसी चीजें सिर्फ संसद करेगी। कौन करेगा, संसद करेगी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो रेजिडेंस को जो है एक बना सके, क्या आधार बना सके जिसकी वजह से आपको रोका जा सके। ठीक, सिर्फ भारतीय संसद के पास अधिकार है कि रेजिडेंस को आधार बना सके। अब ये देखिए कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर रेजिडेंस नहीं है तो ऑल इंडिया आपके लिए जो है अवसर क्या हो गए, समान हो गए, अवसर आपके लिए खुल गया। और ये क्यों जरूरी है, इस वजह से जरूरी है कि कहीं आपको ये ना हो कि आपके प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, इस वजह से ये क्लॉज दे दिए गए। अब
लेकिन एक समस्या ये है कि लोगों को अवसर की समानता में ये समझना चाहिए कि आपके साथ सिर्फ इन आधारों पे भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप जो है शिक्षा के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, शिक्षा के आधार पे आपके साथ भेदभाव होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे आप यूपीएससी और पीसीएस देने जाते हैं तो आपको कहता है ना कि एज आपकी 21 प्लस होनी चाहिए, और दूसरा क्या होता है, आप एटलीस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। तो ये देखिए, ये भी तो आप कह सकते हैं कि हमको अवसर की समानता मिली है, सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि बेटा तुमको अवसर की समानता दिए थे, लेकिन सिर्फ इन आधार को छोड़ के भेदभाव का अधिकार है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए 17 में अस्पृश्यता का अंत। अब अगर आप ऐसे समझे, अगर मैं बहुत लोगों से पूछ लूं कि अस्पृश्यता का मतलब बताइए, तो हिंदी में उसकी परिभाषा तो आधे लोग जो है ऐसे ही समझ नहीं पाएंगे या फेल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है अनटचेबिलिटी। क्या है? अनटचेबिलिटी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि छुआछूत से कुछ कहना चाहता। तो संविधान जब हमारा बन रहा था तो छुआछूत की परंपरा जो है हमारे ट्रेडिशन में कास्ट वाइज बहुत ज्यादा ही व्यापक स्तर पे भारत में पाई जाती थी। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स जो थे, जो बनाने वाले थे, उनको लगा कि समानता देने के लिए सबसे जरूरी है कि अस्पृश्यता का क्या हो, अंत हो। बिना इसके समाज बराबरी नहीं कर पाएगा। आप उसको लोक नियोजन में दे दीजिए, आप उसको विधि के समक्ष समानता दे दीजिए, लेकिन वो कहां समानता नहीं पाएगा, समाज में, जहां उसको मिलकर रहना है। ठीक, तो समाज में समानता देने के लिए हमने आर्टिकल 17 को ले आया, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। किसके अगेंस्ट? राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अब देखिए, ये बहुत ही एब्सोल्यूट राइट है, निरपेक्ष राइट है। ना राज्य करेगी और ना ही कोई पर्सनल इंडिविजुअल भी आपके साथ छुआछूत नहीं करता है। अगर करता है तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और अनटचेबिलिटी के आधार पे अगर आपके साथ कोई केस रजिस्टर होता है किसी पुलिस थाने में, तो आप भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते। आप सोच लीजिए कि ये करना कितना मनाही है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है तो हम छुआछूत करें। ठीक, इसके अलावा भी आपके साथ जो है कई सारी घटनाएं हो सकती है, जैसे आप जेल जा सकते हैं, आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो मैं ये सबसे मेजर बता रहा हूं। ठीक, ऐसा नहीं कि जिसको चुनाव नहीं लड़ना है वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा, तो अगर करता है तो वो जेल जाएगा। और ये सबसे बड़ा सोशल इविल है, समाज का सबसे बड़ा इविल यही है, अनटचेबिलिटी। ये प्रैक्टिकलिटी में होना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं, और ना ही सोच में। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जो है वो कहता है कि उपाधियों का अंत, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके की उपाधियों का अंत। तो शिक्षा, एजुकेशनल और मिलिट्री को छोड़ के, किसको? मिलिट्री टाइटल्स को छोड़ के, यानी जैसे आप पीएचडी किए तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, तो आप वो उपाधि लगा सकते हैं। आप सेना में मेजर है, ब्रिगेडियर है, कैप्टन है, तो आप वो उपाधि लगा सकते हैं। लेकिन आप कौन सी उपाधियां नहीं लगा सकते? भारत रत्न, पद्म भूषण, ऐसी उपाधियां आप नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी उपाधियां आपको क्या करेंगी, समानता से अलग करेंगी। और हमने क्या कहा है कि समानता का अधिकार देने के लिए उपाधियों का अंत जरूरी है। अब बात यह है कि क्या विदेश से, मान लीजिए आप सऊदी अरब गए और वहां की जो है किंग खुश होकर गए कि हम आपको अपने यहाँ की सबसे बड़ी नागरिक उपाधि देने को तैयार हैं, तो आप वो उपाधि तब तक नहीं लेंगे जब तक आपने राष्ट्रपति से जो है अनुमति नहीं दी। इस बात को आपको याद रखना है। अगर आपको राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी और आपने वो उपाधि ले ली तो आपकी उपाधि छीन ली जाएगी, आप भारत में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उपाधियों का अंत। अब एक चीज ये देखिए, आर्टिकल 14 से 18 तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सारे आर्टिकल्स में 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक,
इसके थ्रू हम क्या ला रहे हैं? समानता। क्या ला रहे हैं? इक्वालिटी ला रहे हैं। किसके बीच? लोगों के बीच। अब 14 जब आप विधि के समक्ष समान हो गए, आपको जो है स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है, आपको अवसर की समानता हो गई, आपके साथ सामाजिक छुआछूत नहीं हो रहा है, और ऐसी कोई उपाधि नहीं है जो आपको जो है निम्न बनाए और किसी को ऊपर बनाए, तो आपको इन सबसे क्या मिला? समानता मिला। तो ठीक, तो अब जब समानता मिली तो समानता के साथ आपने क्या कहा कि अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 16 बताइए, इसके तहत हमको क्या मिला है, तो क्या मिला है? समानता का अधिकार। अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 17 है समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, राइट अगेंस्ट टचेबिलिटी, या दोनों, तो आप क्या बताएंगे? दोनों। ठीक, इसी के साथ हमारा समानता का अधिकार खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार क्यों जरूरी है भाई? जब आप समान हो गए तो स्वतंत्र भी तो होने चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता जो आप समझते हैं वैसी स्वतंत्रता नहीं, कि कहीं भी गए उत्पात मचाने को स्वतंत्रता नहीं माना जाता है। ठीक, स्वतंत्रता का मतलब है बौद्धिक स्वतंत्रता, आप क्या क्या कर सकते हैं ये पढ़िए। तो स्वतंत्रता हमारी मिली है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के तहत। ठीक, तो राइट फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, एक स्वतंत्रता का अधिकार। अब जो ये फ्रीडम है ना, पहले ये समझिए फ्रीडम होता है, तो आजादी हमेशा जो है पाबंदियों के साथ आती है। ठीक, इसका मतलब क्या है? नो लॉ नो फ्रीडम। और यहां पे सबसे उचित क्रम होगा लिबर्टी। ठीक, बिना नियम के कोई आजादी नहीं होती है। अगर बिना नियम के मैं आपको आजादी दे दूं तो आप अपने पड़ोसी का घर फूंक देंगे, कहेंगे क्यों? क्योंकि हमको आग जलाने की आजादी है। ठीक, तो ऐसा नहीं है। इसी वजह से मूल अधिकार भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दायरे में आते हैं, और राइट टू फ्रीडम सबसे जरूरी है। और स्पेशली ये बता भी रहा है कि इस एज वालों को तो ये जरूर समझ लेना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन है। क्या है? रिस्ट्रिक्शन है, आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं मिला होगा। अब 19 पढ़िए कि आर्टिकल 19 में क्या? तो आर्टिकल 19 में है एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता आपको मिला है कि आप जो है बोल सकते हैं और अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते हैं। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि अभिव्यक्ति से आप क्या क्या डिराइव करते हैं? तो अभिव्यक्ति से ये भी हो सकता है कि मैं सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति करूं, और ये भी हो सकता है कि 4 लोगों की बातों की भी मैं अभिव्यक्ति करता हूं। ठीक, तो यहीं से आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्या आता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 से ही निकल के आती है। अब ये बताइए कि अगर मैं कहूं कि राइट टू स्पीच के अंतर्गत राइट टू साइलेंस आता है कि नहीं, मौन रहने का अधिकार आता है कि नहीं? तो आप कहेंगे सर बोल रहे हैं मौन रहना और बोलने के अधिकार के अंदर, तो वो आता है। मौन रहने का अधिकार भी एक तरीके का क्या है? एक्सप्रेशन ही तो है, अभिव्यक्ति ही तो है। आप किसी से गुस्सा हुए या आप किसी के मरने पे शोक जताते हैं तो कैसे जताते हैं? गांधी जी की जिस दिन जो है पुण्यतिथि होती है तो आप 2 मिनट का मौन रखते हैं, तो आप क्या करते हैं? अभिव्यक्ति ही तो जाहिर करते हैं। आप पेंटिंग से अभिव्यक्ति जाहिर करते हैं, आप गाने से अभिव्यक्ति जाहिर करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन के लिए आती हैं। तो मौन रहने का अधिकार और प्रेस का अधिकार, स्वतंत्रता का, ये दोनों आर्टिकल 19 के तहत आते हैं। अब आर्टिकल 19 के तहत हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जो पहले 7 प्रकार की थी। तो वो 7वां जो प्रकार था वो संपत्ति का था। तो हमने बताया कि संपत्ति के अधिकार को हमने क्या किया है? मूल अधिकार से हटा दिया। तो अब सबसे अच्छा याद करने का तरीका क्या है कि आप इसको इस तरीके से याद करेंगे, एक क्रोनोलॉजी के फॉर्म में। तो सबसे पहले हमको क्या मिला? बोलने का अधिकार मिला। ठीक, बोलने का अधिकार। जब आप बोलेंगे तो कुछ लोग इकट्ठा होंगे सुनने के लिए, तो लोग इकट्ठा होंगे तो आपको किस चीज का अधिकार हुआ? सम्मेलन का।
किस चीज का? सम्मेलन का, असेंबली करने का अधिकार का। भाई आप बुला के और बोलिए, लेकिन किसी को गाली नहीं देना है, नहीं तो आप जाएंगे जेल। देख, जब आप असेंबली बना लिए तो आपके विचारों से कुछ लोग सहमत हो गए। जैसे मान लीजिए मैं मूल अधिकार पढ़ा रहा हूं, तो कुछ लोग मेरे विचारों से सहमत होंगे, तो कहेंगे कि सर एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म करते हैं। तो हमने क्या बनाई? एक एकेडमी बनाई। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या बनता है? संघ बनता है, यूनियन बनता है। क्या बनता है? संघ बनता है। तो सम्मेलन के बाद आपने क्या बनाया? संघ बनाया। जब संघ को बनाएगा तो संघ के साथ आप अब यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां बना सकते हैं। अब सहकारी समितियां और संघ आप बना सकते हैं। ये इसका अधिकार आपको कौन दे रहा है? अब यहीं पे कर दीजिए, देखिए बी, और यही हो गया सी। अब क्रोनोलॉजी रही तो याद करने में आसानी है कि पहले हमको बोलने का अधिकार मिला, फिर हमको क्या मिला? सम्मेलन करने का अधिकार। बोले, कुछ लोग इकट्ठा हुए, सम्मिलित हुए, तो असेंबली का अधिकार। फिर हमको क्या मिला? संघ बनाने का अधिकार। जब संघ बना लियो तो इसका प्रचार भी करोगे, तो इसके प्रचार के लिए आप कहाँ जाएंगे? ऑल ओवर इंडिया घूमेंगे। तो ये कहता है कि चारों तरफ, अब देखो डी से क्या होता है? फोर्थ, चारों तरफ घूमने का अधिकार। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर पूरे भारत की टेरिटरी में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको घूमने का अधिकार, चारों तरफ जाने का अधिकार जो है दिया गया है तो पाकिस्तान तक चले जाना है, ऐसा नहीं है। आपको इंडिया की टेरिटरी में ही रहना है। हाँ, अगर आर्टिकल 2 के तहत आप लाहौर मिला लिए हैं, अब वो इंडिया की टेरिटरी में है तो आप वहां जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। ठीक, तो अब जब ये हो गया ऑल ओवर इंडिया, तो अब ये चीज देखो कि अब जब चारों ओर घूम लिए तो थकोगे भी, थकोगे तो क्या करोगे? वहां रुकोगे। तो रहने का अधिकार, कहीं भी निवास करने का अधिकार कहां से? आर्टिकल 19 के ई में। अब निवास करोगे तो निवास के लिए संपत्ति चाहिए होती थी, तो वही था एफ, जिसको अब क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया। क्या कहते हैं? हटा दिया गया। ठीक, और जब रहोगे तो भाई इतने लोग घूम रहे हो, रह रहे हो, तो कोई तुमको फ्री में तो खिलाएगा नहीं, तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा? कार्य करना होगा। तो तुमको कहीं भी ट्रेड एंड बिजनेस करने की आजादी टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहां मिलती है? आर्टिकल 19 के बाद। ठीक है, अब ये हमारा खत्म हो गया 19। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20।